2021 के सारे क्वेश्चनों का सलूशन वन बाय वन। कुछ क्वेश्चन हमने ये भी देखा कि जिसका सलूशन करने की जरूरत ही नहीं था और आंसर ऑटोमेटिकली मैच कर गया था। आपने देखा। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मिथुन चौहान। मैं एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत कार्यरत हूँ। ओके। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब जितने भी आरआरबी में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। चाहे वो 2017 का हो, चाहे 2019 फरवरी का हो, चाहे मेन सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो। सो वन बाय वन। तो चलो करते हैं ये क्वेश्चन और शुरू करते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी पेन ले लो। सो आप देखो क्वेश्चन। पहले तो आप करो, तब तक मैं पेन पेंसिल का सिलेक्शन कर लेता हूँ। ओके। सो फर्स्ट दिस क्वेश्चन एनीवन। अच्छा, कमेंट भी करते रहो ताकि कोई कर रहा है कि नहीं। अच्छा, अ ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 75 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर दूरी करने में समय कितना लगेगा? अच्छा, एक चीज़ ना, एक ब्रह्मास्त्र याद रखो। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस इक्वल क्या होगा? डिस्टेंस मतलब दूरी, तो आप कहोगे सर टाइम मल्टीपल ऑफ स्पीड। यस और नो? डिस्टेंस इक्वल टाइम मल्टीपल ऑफ स्पीड होगा। यस और नो? अब देखो मेरे पास ना डिस्टेंस कितना। अच्छा, वेन एवर ट्रेन क्रॉसिंग अ ट्रेन, जिसकी स्पीड कितनी दे रखा है हमारे पास 75 किलोमीटर, और हमें दूरी कितनी तय करनी है? केवल 250। आप मुझे बताओ इसका समय कितना लगेगा? तो समय का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 250 किलोमीटर, और हमारी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। बस इसको सिंपल डिवाइड कर दो। अच्छा, कुछ लोग डिवाइड करने में भी समस्या हो रही होगी क्योंकि कन्वर्जन आप मिनट ही यहाँ पे है। चलो मैं काट के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं दूसरे पेंसिल से इसको कट करूंगा ताकि आप सबको ही दिखे। मे बी पॉसिबल कि आपको ये वाला जो लाइन है वो दिखे ना, इस वाले, क्योंकि वीडियो हो सकता है इसके बीच में आ रहा हो। मैं इसको यहाँ से फिर से लिखता हूँ 250 बटा में 75। ओके। अब देखो 25 से कम 25, 25 दिया 75 होगा ना। अब देखो 10/3 हो जाएगा ये। अब याद रखना ये आंसर जो हमारा घंटे में है, 10/3 घंटा। आर मिनट, आर आर है ये आर। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो तो कैन आई से 3 3 जा 9 एंड 1 जा विल बी हियर एंड 3 जा विल बी हियर। अच्छा, कुछ लोग को ना ये मिक्स फ्रैक्शन जो है यहाँ पे, ये जो हमने निकाला है अभी, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है आपको ना समझ में कैसे आ रहा है सर, तो मैं आपको ये 10/3 को भाग दे के दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझना। ये मैंने 10/3 लिखा, 10 यहाँ पे लिख दिया और ये 3 यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे बताओ 3 के टेबल में 10 कब आएगा? 10 से पहले कम। तो आप कहोगे सर 3 3 जा 9 होता है, 9 लिख दिया मैंने, और एक हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, शेषफल बच गया। ठीक है। तो ये जो लास्ट में लोग हैं ना, आखिरी वाले लोग, ये सबसे पहले आ जाएंगे टॉप पे। जो नीचे हैं वो सबसे ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा शेषफल है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। और जो डिवाइड कर रहा था, जो डिवाइडर था हमारे पास, वो 3 नीचे रह जाएगा। और जो जो यहाँ पे भागफल आया है ना, फल, उसको आगे लगा दो। जो फल है उसको आगे लगा दो, जो शेष फल है उसको सर के ऊपर रख दो, जो भाग दे रहा था उसको नीचे रहने दो। तो ये हमारा रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा देखो 3 सही, 1/3 आया है हमारे पास, तो 3 जो है ना ओरिजिनल नंबर है, मतलब 3 घंटा। 3 घंटा हो गया हमारे पास। ये हमारे पास आर ही रहेगा। और 1/3 को कन्वर्ट कर लो। आप सबको पता है 1/3 में अगर मैं केवल 60 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वही 60। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। आप सबको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ये सर नो, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 घंटे में जो 60 मिनट है ना, ये मिनट में मैंने कन्वर्ट कर दिया 60 का मल्टीप्लाई करा के। तो ये देखो 320 का आंसर क्या हो जाएगा? 60। 3 घंटा 20 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। समझ पा रहे हैं आप? है ना? इजी है मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा देखो। अच्छा, हो सकता है आपको ना सारे टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं धीरे धीरे सारे वीडियो बना दूंगा। जब जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको पक्का वीडियो बना के भेजूंगा। मैं सारा टॉपिक एक बेसिक तरीके से भी शुरू करूंगा। ऐसा आईसीआई हो गया, जो आपने पिछला क्वेश्चन देखा, टाइम डिस्टेंस स्पीड ट्रेन के क्वेश्चन थे वो। ठीक है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो डियर, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, जनरल अवेयरनेस, मैंने कहा था जितना मुझे जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आता होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को भी, मुझे सब आता है। ठीक है,
जितना पोर्शन मुझे जनरल अवेयरनेस का भी आता होगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले इसको क्वेश्चन करते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अच्छा, ये देखो कुछ क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस के कुछ तरीके होते हैं, है ना? तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। जैसे इसमें ना 3 चीज़ें होती हैं, सबको पता है। मैं आपको पहले इंग्लिश में लिखूंगा उसके कीवर्ड्स को, फिर हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है? एक होता है प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन कहते हैं, है ना? एक होता है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट को हम क्या कहेंगे हिंदी में? कोई बताएगा? अमाउंट मान लेते हैं, चलो हिंदी नहीं आता इसका मुझे। अमाउंट को हिंदी में क्या कहेंगे? नहीं? आप मुझे कमेंट में बताना क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि नहीं मुझे भी पता चलना चाहिए। अमाउंट, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल हमारे पास मूलधन, एक हमारे पास है अमाउंट, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड नंबर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ नंबर पे टाइम आएगा हमारे पास। तो प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये चार चीजें जो है इस पूरे ए, आप याद रखना, ये पूरा चैप्टर जो है इन चार चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अच्छा, इन सबके सिवा जो जैसे पूछा जाए आपसे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई आपसे पूछा जाए, लास्ट जो पूछा जाता है आपसे वो चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, या मैं कहूँ एसआई का पोर्शन हूँ तो इसमें आपसे पूछा जाएगा एसआई। आप समझ पा रहे हैं? ये केवल चार चीजें हैं। अच्छा, मैं पेंसिल कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये दिखे आपको। कलर है आपका, ये मान लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। मैंने आपको फिर से बताया, प्रिंसिपल, जिस जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी, हमने अपना पैसा उठाया और इन्वेस्ट कर दिया, तो जो हमने पैसा लगाया है ना वही हमारा मूलधन है, समझ रहे हो ना? अमाउंट जो हमारे पास है, जो ब्याज उस पैसे में लग कर के मिले हमें, ठीक है, वो हमारा अमाउंट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट पे हमें ब्याज मिले या हम कहीं से लोन लें, जिस इंटरेस्ट हम जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़े, ये रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम, जितने समय के लिए मैंने पैसा दिया या जितने समय के लिए मैंने पैसा लिया उसे। चक्रवृद्धि ब्याज आप सबको पता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगने को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब ब्याज पहले लगा है और आप थोड़ी देर रुक जाओगे तो उसके ऊपर भी ब्याज लग जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज को सीआई कहेंगे, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारी प्रॉपर्टी है या मूलधन है वो हमेशा सेम रहती है, उसी उसी पे हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब एवरी ईयर सेम। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो हर साल सेम रहता है, कुछ बदलता नहीं उसमें। देखो, एस आई क्या है? जिसपे सर ब्याज हमेशा बेसिक होती है, जो हर साल सेम होता है। सीआई क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, अगर हमें एक साल में मान लो 10 रुपये ब्याज दिया तो उस 10 रुपये के ऊपर भी ब्याज लग जाएगा, इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में, ठीक है। तो मैंने आपको इंग्लिश वाले सारे टर्मिनोलॉजी लिख दिया है सामने और मैंने आपको बताया भी, ठीक है। चलो, अब ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थी, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ ईएमआई का क्या कंसेप्ट है? आप सबको ईएमआई समझ में आता है? ईएमआई क्या होती है? ईएमआई का मतलब है, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो मैंने ना कोई कार लिया, है ना? मैंने कोई कार लिया, अब इस कार का ईएमआई जा रहा है ना? ईएमआई मतलब यही होता है ना डियर, मतलब मान लो मेरी 10,000 रुपये की ईएमआई है, तो हर साल हर महीने, नॉट साल, है ना? 10,000 रुपये की अगर मेरी ईएमआई है, 10,000 था, नॉट 10,000 था, ठीक है। अगर 10,000 की ईएमआई है मेरे पास तो हर महीने मुझे 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा। मैं सही हूँ कि नहीं, आप मुझे बताओ। अगर मेरे पास 10,000 रुपये की ईएमआई चल रही है, हर महीने मुझे 10,000 पे करना पड़ेगा, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर मैंने मान लो मेरी कार 12 लाख रुपए की है तो और 1,50,000 का मेरा अगर ब्याज हो गया, तो जो ईएमआई है ना उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, वो केवल मंथ में डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो हर महीने मेरा जो 10,000 रुपया फिक्स हो जाएगा, वही है इंस्टॉलमेंट। इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल वही पूछा जा रहा है आपसे। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1,025 रुपये के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि बताएं। तो ये छोटी सी बातें थी, मैंने आपको समझाया। मैं आप स्क्रीन को साफ कर रहा हूँ ताकि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ आपके सामने, ठीक है। तो इरेजर ले लेते हैं पहले। एस आई सी आई मैंने आपको समझा दिया, टर्मिनोलॉजी बता दिया, बेसिक बेसिक, है ना, जो कि थोड़ी सी ज़रूरत थी आपको। ईएमआई समझ गए ना, जो हर समय बराबर होता है। आप लोगों ने खुद भी मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, घर सब ले रखा होगा, उसकी ईएमआई जा रही होगी, है ना? कुछ के पेरेंट्स होंगे, कुछ बच्चे होंगे, है ना? बच्चे ने भी, कुछ बच्चे भी मोबाइल ले रखे होंगे जिसकी ईएमआई जा रही होगी। कुछ कोई और गैजेट्स ले रखा होगा आपने, कोई और सामान ले रखा होगा, ठीक है? ज़रूरत नहीं है ना? तो देखो इसमें क्या दे रखा है डियर,
वार्षिक ब्याज मीन्स आर जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5%। नो प्रॉब्लम। हमारी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो प्रॉपर्टी हमारी है वो हमें है 1025 रुपया, ठीक है। और हमारे पास समय केवल है 2 साल का, सब बराबर बराबर ईयर में पूरा करने। और हमसे इंस्टॉलमेंट पूछा जा रहा है कि भुगतान की जाने वाली राशि पर ईयर कितनी होगी। मतलब ये 3 लाइन हमारे पास है, 3 इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, आप समझें। मैं आपसे पूछूं कि इस 5% को अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो क्या होगा। जो आपके सामने 5% लिखा है ना मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस 5% को फ्रैक्शन वैल्यू, अच्छा मैं फ्रैक्शन वैल्यू फिर से वही बात आ गई। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप ना वीडियो को ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ। जैसे 10% की बात करूँ, इस 10% को फ्रैक्शन में बदलना चाहे तो आप सबको पता है परसेंटेज की वैल्यू, जो ये आंखें हैं ना, ये जो आंखें लगी हैं यहाँ पे, ये जो आंखें हैं ना, ये हमेशा 1/100 होती है, सबको पता है। हाँ या ना। ये जो आँख लगी है, परसेंटेज जिसकी, जिसको नाम परसेंटेज है, बट और भाषा में हम आँख कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आँख की तरह दिखती है, आप इस पे अगर सर्कल बना लो तो ये आँखें बन जाएंगी। ये जो आँखें हैं ना, ये 1/100 होती है। और ये 10 लगा उसके साथ में, तो 1/100 को 10 से मल्टीप्लाई करा दो। आप बताओ मुझे, अगर 1/100 इंटू 10 करने पे फ्रैक्शन में क्या आएगा। आप सबको पता है सर 1/10 आ जाएगा। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो फ्रैक्शन 1/10 लिखा है ना, मैं 5 को भी सेम लाइन में पूछ रहा हूँ। जैसे 10% सामने लिखा मैंने, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। कैसे हुआ मैंने आपको समझाया, एक एग्जाम्पल दिया, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन चलना है। सेम अगर मैं 5% को पूछूं तो क्या आएगा, आप कमेंट में भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5% लिखा है तो मैं कह दूँ 1/20 होगा। जैसे परसेंटेज की वैल्यू 1/100 हो जाएगी और हम 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1/100 मल्टीपल आप 5 कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा 1/20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 1/20 है ना, जो लोअर वैल्यू यहाँ पे लगी है 20, हो सकता है वीडियो फोटो आ रहा हो साथ में, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा। अब जो 1/20 लिखा है यहाँ पे, ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है ना, नीचे मतलब मैं आप इसको इसका तरीका बताऊंगा याद करने का। जो नीचे वाली वैल्यू है ये हमेशा ओरिजिनल होती है, मतलब जो हमारा बेसिक है ना यही है ओरिजिनल। और जो ऊपर लगा है ना ये हमारा इंटरेस्ट है, जो बाद में जाकर के जुड़ेगा इसमें। समझ रहे हैं। 1/20 जो मैंने लिखा है, इसमें 1/20 में 1 जो है इंटरेस्ट हमारे पास, 20 जो है ओरिजिनल है। तो मैं आपको इसको लिख के दिखाऊंगा क्या लिखना मैं चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ कलर, क्योंकि आप सबको दिखना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो मैं बस ये लिखूंगा इसमें पापा कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, और दिस वन इज अमाउंट, पा पा पा। ठीक है, पा मीन्स पी फॉर मूलधन, ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, ए फॉर अमाउंट, पा। प्रिंसिपल मतलब जो हमने मूलधन आपको दिया है, अमाउंट मतलब जो हमारा आ रहा है। ठीक है। देखो हमारा जो ओरिजिनल है वो 20 रुपया है, उसमें 1 रुपया जोड़ दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 21 रुपया हो जाएगा। ये जो ब्याज को अगर आप 20 रुपये में जोड़ दोगे तो 21 हो जाएगा। अब देखो मैंने ना, मेरा जो ईएमआई चल रहा है वो बिल्कुल सेम है, हर मंथ में सेम पैसा मुझे देना है। मतलब जो यहाँ पे 21 है ना, अगर देखो ये पहले ईयर है, फर्स्ट ईयर, ठीक है। दूसरा, आप 21 का स्क्वायर ले लो। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, अच्छा मैं लिख रहा हूँ, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, मैं लाइन बना रहा हूँ 441। अब 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप सबको पता है 400 हो जाएगा। ये सर नो, मतलब जितनी साल की ईएमआई बनानी है ना, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। मैंने पापा कर लिया, और पापा कैसे, पापा मीन्स P-A-P-A, पापा कॉन्सेप्ट, ओके। सो पी मीन्स 20 हो गया और यहाँ पे 21 हो गया। अब अगले साल के लिए हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक साल हो गया, दूसरे साल के लिए जाओगे तो इसका स्क्वायर कर दो, तीसरे साल के लिए जाओ तो क्यूब रूट में आ जाओ। ठीक है, ये चलता रहेगा हमारा, मीन्स वैल्यू मल्टीपल स्क्वायर देन क्यूब देन आगे, है ना। तो 21, 441, 400। अब मुझे बताओ, केवल 2 साल के लिए हमारा पैसा था, ये दूसरा साल है। तो अब मैंने आपसे बात हुई थी कि मैंने आपसे कहा था ईएमआई हमेशा सेम होती है, मैंने बताया था आपको ना। तो देखो मैं दूसरे साल में 441 दे रहा हूँ, पहले साल में 21 दे रहा हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमारा पैसा बिल्कुल बराबर होगा जितना होगा। तो ये जो 21 लिखा है ना मैंने, इसको भी बराबर करना है 441 के, तो कैसे हम करेंगे हम, कोई बताएगा। अच्छा मैं ना आप एक दूसरा कलर ले रहा हूँ पेन का, ताकि मैं आपको समझाऊँ। मतलब इस 441 को 21 करने के लिए ऊपर वाले में 21 का गुणा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तब जा करके ये फिर से वापस 441 रुपये बन जाएगा हमारा, है ना। ईएमआई चल रही है सेम। आप सबको पता है मैथ्स की लॉ होती है, अगर आपने राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी बैलेंस करना पड़ेगा आपको। इस लाइन में भी आपको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये हो जाएगा 420 रुपया,
मतलब मल्टीप्लाई करके मैं बता रहा हूँ आपको 420 और ये हो गया 441। अब हमारी ईएमआई फिक्स हो गई सर, 441 पहले साल में देंगे, 441 दूसरे साल में देंगे। नॉर्मल अगर मेरी मेरी वैल्यू, अगर मेरी टोटल प्रिंसिपल कितनी होती, 420 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 800 रुपया, 820। अगर मेरी प्रिंसिपल, अगर मेरा मूलधन जो है 820 रुपया होता, तो मुझे 441 की ईएमआई हर साल पे करनी पड़ती। बट आप ध्यान से देखो, मेरा मूलधन कितना रुपया मैंने लिया था, 1025 रुपया। मतलब ये 820 रुपया जो है 1025 रुपये के बराबर है। मतलब 820 समोसे की कीमत जो है 1025 है। तो एक समोसा कितने का पड़ेगा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन सीख लो। क्यों? क्योंकि अगर आपको रेलवे में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड है ना, जो भी कुछ बनना है ना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो 820 की वैल्यू अगर 1025, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन की वैल्यू आ जाएगी 1.25, है ना, 1.25। ये 1.25 को 441 में कहीं भी मल्टीप्लाई करा दो, पहले साल दूसरे साल। अब देखो 441 मैं इधर कर रहा हूँ, 441 को अगर मैं 1.25 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर 551 रुपये 25 पैसा। ये हमारा आ जाएगा आंसर सी। मतलब जो हमें ईएमआई देनी पड़ेगी वो 551 रुपये 25 पैसे हर साल हमें भरना पड़ेगा उसका। आप मेरी बात समझ रहे, समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा सा क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ही थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना इसका पूरा बेसिक पहले मैं क्वेश्चन आपको सिखाऊं कैसे बनते हैं। अभी क्वेश्चन सामने है तो इसका सोल्यूशन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं ईएमआई कैसे निकाला मैंने, मतलब कैसे किया मैंने। 1025, 820 की वैल्यू अगर 1025 है तो एक की वैल्यू 1.25, तो 441 की वैल्यू 551 रुपये 25 पैसा आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो बड़ा सिंपल, पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, बट नंबर लेना है, याद रखना। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तीन संख्याओं का अनुपात आपके सामने है, 1 2 3, और जिसका एचसीएफ दे रखा है 12, तो वह संख्या कौन सी है? अच्छा देखो एचसीएफ क्या होता है, मैं आपसे पूछूं, मैं सिंपल एक दो लाइन बता करके मैं फिर आंसर बता देता हूँ आपको सीधा, ठीक है? जैसे मैंने कहा, मान लो मेरे पास 6 एक नंबर है, वैसे 8 एक नंबर है। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ मतलब होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर, फैक्टर मतलब वो होता है वो नंबर, वो संख्या जो उस संख्या को पूरी तरह से